अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज जो हम नावल पढ़ने जा रहे हैं वो है राह गैर, जो कि तहरीर है मरियम रहीम की। चलिए शुरू करते हैं इसकी किस्त नंबर 15। नावल शुरू करने से पहले आप कमेंट में ज़रूर लिखकर बताएं कि आपको अब तक का नावल कैसा लगा। साथ ही वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना हरगिज़ ना भूलें, ताकि हर नए नावल की अपडेट आपको मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं। ये 20 साल पहले की बात है। हमारा ये कारोबार बुलंदियों को छू रहा था। मुझे इसमें अरबाज की मुदाखलत बिल्कुल पसंद नहीं थी। मैंने और सिराज ने उसे रास्ते से हटाने की ठानी थी। फिर एक दिन हमने रॉन्ग कॉल करके धोखे से उसे रेस्टोरेंट बुलवा लिया। मंजर जश्न पर किसी पुराने रेस्टोरेंट का नक्शा हायल हुआ। फिर वो खुद को इसी मंजर का हिस्सा मानने लगे। इस रेस्टोरेंट में गहमा गहमी ना होने के बराबर थी। ऐसा मालूम होता कि ये किसी ने कहकर खाली करवा लिया। सुरमई रंग की मेज़ के साथ उसी रंग की कुर्सी, मेज़ पर 2 ग्लास मौजूद थे जिनमें सुरमई चमक रहा था। उनमें से एक ग्लास आधा हो चुका था, जबकि दूसरा अनछुआ रखा था। ग्लास के चमकते शीशे पर नज़र डालें तो वहाँ 2 नफूस के चेहरे उभर रहे थे। एक ने स्याह वर्दी पहन रखी थी और दूसरे ने नीले रंग के 3 पीस सूट। वर्दी वाले की शान में कुछ कहूँ तो दिखने के लिहाज से भले मालूम हो रहे थे नकूश और कद-काठ कुछ देखे-देखे नज़र आए। उनके सामने बैठे नफ्स पर नज़रें करें तो वो आज की बनिस्बत जवान थे। उन्होंने आँखों में ताकत का गरूर चमक रहा था। लब मुस्कुराहट में ढले हुए थे। दोनों हाथ आपस में बांध कर मेज़ पर धरे। कैसे हो अरबाज? सुना है आज प्रमोशन हो चुकी है तुम्हारी, मुबारक हो। हाथ बढ़ाकर मिलाना चाहा, मगर अरबाज इल्वी ने सर हल्का सा झुका दिया था। मुबारकबाद वसूल की। झूठ बोलकर बुलवाने की वजह जान सकता हूँ। अरबाज इल्वी के लहजे में सर्दमहरी छाई रही। बॉस ने जोरदार कहकर लगाया, अरे वाह, तुम तो फौरन समझ गए। अरबाज के लबों ने एक बार हल्की सी मुस्कुराहट को छुआ। जब आप जैसे लोग इस तरह बुलवाएंगे तो कौन नहीं समझेगा। अरबाज ने सुरखमाई वाला ग्लास उठाया और लबों से लगा दी। अरबाज की निगाहों ने वो मंजर देखा और फिर दोबारा अपनी बात कही। जिनके पास अकल होगी वो तो आराम से जान जाएंगे आपको ट्रैप किया जा रहा है। बॉस ने तायदी अंदाज में अप्रोच का। चलो अच्छा है, हम डायरेक्ट मुद्दे पर आते हैं। हमारी जान छोड़ने की कितने लोग हैं? अरबाज रिजवी ने मेज पर हाथ जमाया और उनकी आंखों में देखते कुछ अल्फाज अदा किए। मेरा शुमार उन लोगों में से होता है जो सच और हक की राह पर चलते हैं, उन लोगों में नहीं जो हवस की और पैसों की लालच पर चलते हैं। बॉस ने इस बात में सर हिला दी। लगता है तुम्हें अपनी जिंदगी प्यारी नहीं। तुम्हारी इन बातों की वजह से तुम मर भी सकते। अरबाज की आंखें एक मुहिब वतन की तरह चमकी। तुम मुझे भला कितना ही डराने की कोशिश क्यों ना करो, मैं ऊपर वाली ज़ात के अलावा किसी से नहीं डरूंगा। और रही मौत की बात तो उसने जैसी मेरी मौत लिखी होगी मुझे कबूल है। सीने पर बाजू रखे अपनी बात कहे वो खड़े हो गए। अभी कुछ कदम दूर ही गए थे कि जब बॉस की आवाज़ कानों में पड़ी। तुम्हें आखिरी मौका देता हूँ, एक बार फिर मेरी ऑफर के लिए सोच लो, फिर ये मौका फराहम नहीं होगा। अरबाज वी ने पीछे मुड़ते ही लफ्ज अदा की। मैं अपना जवाब दे चुका हूँ। लबों पर मुस्कुराहट सजाई और माथे तक हाथ ले जाते सलाम किया, फिर चले गए। बॉस ने उनके जाने के बाद मोबाइल उठाते कान से लगा लिया था। काम आज ही तमाम हो जाना चाहिए और साथ साथ इसकी बॉडी अस्पताल भिजवाकर उसके घर वालों को भी इतला दे दूँ। हुक्म जारी करते ही उनके लबों को एक महसूस मुस्कुराहट ने छुआ था। आहिस्ता आहिस्ता मंदिर छटा और वो हाल की सरहदों पर दाखिल हुई। फिर इसी तरह मैंने सिराज को कहकर उसे दुनिया से रुखसत करवा दिया। फॉक्सी ने सारी रुदात खामोशी से सुनी। आखिर में इतना बोली थी, इंसान को हमेशा सोच समझ कर काम करना चाहिए। आप उस वक्त कुछ कारोबार को सीख जाते तो आज ऐसा ना होता। बहुत बात के अख्ताम पर वो कमरे से चली गई थी और बॉस वो सोच अंदाज में वहीं बैठे रहे। उन्हें अब कुछ ना कुछ तो करना था, मगर वो समझने से कासिर थे। आसमान की ओर से चांद ने झांका तो स्याही में थोड़ी कमी आ गई थी। चांद की रोशनी में नजर आते कमरे की तरफ देखें तो वहाँ एक लड़की स्याह लेदर जैकेट के साथ कार्गो पैंट पहने कमरे की बत्ती ना होने के बराबर थी। वो आहिस्ता आहिस्ता कदम जमाए आईने की तरफ बढ़ने लगी। अंधेरे के बाद चेहरे के तासुरात ठीक से नजर ना आ रहे थे। उस लड़की ने हाथ में बगैर उंगलियों वाले दस्ताने पहन रखे थे और इसमें कोई स्याह चीज थामी थी। वो झांकना चाहती थी कि रोशनी की मदद से देखें तो कोयले का पता दे रही थी। अब वो आईने के सामने हथेलियों के बल खड़ी थी। इसने उसमें नजर आते अपने अक्स को देखा। मेरा नाम ऐश है, एक राख का ढेर, आग के बाकियात, वो आग जो अब बुझ चुकी है, वो आग जो अपने अंदर एक इंतकाम रखती है। अब मैं अपने बका की जंग खुद लड़ूंगी और सबको जला कर राख कर दूंगी, क्योंकि मैं हूँ ऐश, एक राख का ढेर। आईने की तरफ वह हाथ बढ़ाया और उस पर नाम लिखने लगी, ऐश, एक राख का ढेर। अपना काम सर अंजाम देते उसके लबों पर तल्ख मुस्कुराहट रेंगी और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो मुस्कुराहट खतरनाक हंसी में ढली थी। कदम पीछे करके बढ़ाए
पलंग से अपना स्याह हेड उठाकर सर पर जमाया और कमरे से निकल गई। आज फिर बादलों ने सूरज को अपनी आगोश में छुपाया हुआ था, लेकिन सूरज भी जिद पर था कि बार बार बादलों को परे करते पूरे आसमान पर विराजमान हो रहा था। फजर रामिस की कब्र पर आई थी और हाथ उस कब्र पर फेर कर रामिस को महसूस कर रही थी। आंखों में आंसू थे। वो जब से आई थी ऐसे ही बैठी हुई थी, खामोश। अपने मरे हुए बेटे से काफी शिकवे करने थे, मगर वो चाहकर भी उन्हें जुबान पर ना ला सकी। वो अपने आप में मगन थी। जब दोस्त से बूटों पर नजर पड़ी, वो चौंक कर खड़ी हुई। इन जूतों से नजर उठाकर चेहरे की जानिब देखा और आने वाले की आंखों में झांका तो उसमें जहां भर की मासूमियत थी। सफेद शर्ट की आस्तीन मुड़े, कोट कोहनी पर टिकाए बाल बिखराए, वो भी उसे ही देख रहा था। आप यहाँ? फजर ने हैरानी से पूछा। जैसे आप अपने बेटे से मिलने आती हैं, वैसे ही मैं भी किसी अपने से मिलने आता हूँ। फजर ने दुपट्टा दुरुस्त किया और जो उठने की वजह से सर से सिरक गया था। हाशिर ने उस पहर अपनी नजरें झुका दी थी। फजर को अपनी जगह छोड़े वो अपने प्यारों की कब्र के पास आ गया था। आंखों में आंसू थे। संजीदगी चेहरे पर छाई हुई थी। फजर ने मुड़कर उस जानिब देखा तो कुछ ऐसा जो उसके सामने पोशीदा वो मुताज्जिब अंदाज में देखे गई यकीन करने से दुश्वारी का सामना हो। उसने पहली बार हाशिर को टूटी हालत में देखा था। उसे इस तरह देखने से दिल में कुछ चुभा था। फिर शदीद तकलीफ से आशना भी हुई। आंखों में आंसू तैरने लगे। इन कब्रों के पास पहुंचकर दुआई अंदाज में हाथ उठाए और फातिहा पड़ी। हाशिर को फजर की मौजूदगी का एहसास हो चुका था। दोनों के बीच गहरी खामोशी हाय रही। ये उन दिनों की बात है जब मेरे एग्जाम चल रहे थे। हमारा लास्ट पेपर था। मैं अपना पेपर कंप्लीट करके अम्मी को तलाश कर रहा था। मुझे वो ढूंढने पर भी ना मिली। क्लास फेलो से पूछा, उसके बताने पर कैंटीन गया। तभी एक आवाज़ गूंजी और इस आवाज़ ने लम्हे के अंदर अंदर मेरी सारी जमा पूंजी खत्म कर दी। यह आवाज़ एक ज़ोरदार धमाके की थी जो कैंटीन से आई थी। उस आवाज़ को सुनने के बाद मेरे पैरों तले से ज़मीन से रख गई। मैंने कैंटीन के अंदर कदम रखे तो हर तरफ गाढ़ा खून था। जगह जगह लाशें थीं। उनमें से एक लाश मेरी माँ की भी थी। मुझे यकीन करने में दुश्वारी हुई। काफ़ी देर ये समझता रहा कि शायद हो सकता है ये कोई ख्वाब हो, मगर नहीं, ये ख्वाब नहीं था, ये अटल हकीकत थी जो मेरे सामने बड़ी शान से खड़ी थी। फजर पत्थर की बनी जगह पर फासले पर बैठी थी। खैर, फिर लाश की तरफ बढ़ा। मुझे महसूस हो रहा था मेरे कदम किसी ने जंजीर से पेवस्त कर दी। मैं चलने से कासिर था, लेकिन हिम्मत मुजतमा की और उस तरफ आ गया। खून से लथपथ लाश मेरी माँ की ही थी। उस वक्त हर जानिब आहो बका थी। मैं भी जोर जोर से चिल्लाने लगा। किसी ने आकर मेरा कंधा पकड़ा था और फिर मेरी माँ की लाश को उठाकर स्ट्रेचर पर डाला। काफ़ी हिम्मत पैदा की, खुद को सहारा दिया और उनकी रसूमात अदा की थी। अब घर में बस मैं ही रह गया। मेरे बाबा को ब्लड कैंसर था। उनका इंतकाल अम्मी से 6 महीने पहले हुआ था। चेहरा झुकाए वो दिल खोलकर पहली दफ़ा उसके सामने रो दिया था। उसके रोने से फजर के दिल में तकलीफ उभरी, वैसी तकलीफ जैसी रामिस की मौत के वक्त नसीब हुई थी। वो तसल्ली के कुछ लफ्ज़ अदा करना चाहती थी, मगर उसके पास इसका हक नहीं था। पुरसकूत माहौल में कुछ अजीब छाया रहा। काफ़ी देर रोने के बाद हाशिर को अपना आप हल्का फुल्का महसूस हुआ तो सुर्ख मुतवरम आंखें उस पर जमा दी। वो उसी तरह उसे देख रही थी। उसकी आंखों पर नजरें पड़ी तो वो अलग ही नज़ारा पेश कर रही थी। बताने का मकसद बस इतना था कि बाज़ दफ़ा जब आप अकेले फ़ील करते हैं तो आपका दिल करता है कि कोई हो जो आपको सुने। आज जब मैं यहाँ आया तो आपको यहाँ देखा। बस दिल किया बता दूँ, क्योंकि अंदर कहीं मुझे यकीन था कि आप ज़रूर सुनेंगी। एक बार फिर दोनों के बीच खामोशी का राज रहा। फजर ने रामिस की कब्र को देखते कहा, बाज़ औक़ात ऐसा हो जाता है जिस बारे में आप सोचते भी नहीं हैं वो आपके साथ रोनमा हो जाता है, जैसे मेरे साथ हुआ था। मुझे नहीं पता था मेरी ज़िंदगी यूँ अचानक से बदलेगी। अगर मुझे मालूम होता मेरा बेटा मुझसे दूर जाने वाला है तो मैं उसे कहीं भी छुपा लेती, मगर ये मेरे बस में नहीं था। नज़रों का रुख उसकी तरफ किया जो सर झुकाए आंसू रोकने की जद्दोजहद में था। मैं आपका दर्द समझ सकती हूँ। अपनों को खोकर जो तकलीफ मिलती है वो शायद दुनिया की सारी तकलीफ़ों से बड़ी होती है। वक्त के साथ साथ आप में सब्र आ जाता है, मगर उनकी कमी बहुत महसूस होती है। जो पल आपने उनके साथ बिताए होते हैं वो बार बार किसी तकलीफ दे याद की तरह आपके सामने आ जाते हैं। सांस भरी फिर दोबारा बोलने लगी। अब वो खामोश न अब वो खामोशी से कब्रों को देखते उसे सुनता रहा। उसके बोलने से दिल में छुपी तकलीफ को मरहम मिल रहा था। यही तो ज़िंदगी है। इस ज़िंदगी में आपके बहुत से अपने छूटेंगे। उनके चले जाने से ना किसी की ज़िंदगी रुकी है ना रुकेगी। मरने वालों के साथ कभी भी मरा नहीं जाता। उसे अपनी ज़िंदगी उनके बगैर जीनी पड़ती है। ये अल्लाह ताला का बनाया हुआ निज़ाम है जिसे हर तरह से चलाना होगा। इसमें बहुत सी तकलीफ़ें भी आएंगी जिसको आपने सब्र से हल करना है। और आखिर में मुस्कुराई तो हाशिर ने अपनी खामोशी को तोड़ा था। बिल्कुल दुरुस्त कहा। मुझे सुनने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। फजर बुरी आंखों ने शायद आंखों की तरफ देखा जिनमें ज़माने भर की मोहब्बत थी।
कोई बात नहीं, शायद ये सब कुछ भी किसी दिन होना लिखा था जो आज हो गया। आपके हाशिर खुलकर मुस्कुराया था, आंखों में जो नमी थी उनको पोंछा और फिर उठ खड़ा हुआ। अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं आपको ड्रॉप कर सकता हूँ। फजर फजर मना करने लगी जब वो कह उठा, प्लीज। शायद आंखें बुरी आंखों में देखती रही जो काफी चाह से उसे देख रही थी। वो कशमकश का शिकार हो। आखिरकार कुछ देर सोच विचार के बाद उठ खड़ी हुई। ठीक है, आशिर दिल से मुस्कुराए, हाथ बढ़ाने फिर हाथ से आगे बढ़ने का इशारा किया। फजर आगे बढ़ी, फिर दोनों कदम से कदम मिलाकर उस वीरान कब्रिस्तान से उछल हो गए। 2 महीने बाद अंधेरी रात की स्याही इस जगह गालिब आने लगी थी। सड़क के इर्द गिर्द लंबे कदावर दरख्त अपनी जड़ें मजबूत किए शान से खड़े थे। पथरीली सड़क पर मसनूई कमकमे जल जल कर मदम होने लगे थे। किसी जी रूह का नामो निशान नहीं था। इर्द गिर्द जमीन बोझ पत्तों को देखकर मालूम होता था कि सालों से यहाँ किसी का गुजर ना हुआ हो। ऐसे में 2 स्याह गाड़ियां आमने सामने आकर खड़ी हो गई थी, जिसमें 2 नफ्स उतरते दिखाई देते। स्याह गौथिक कोट पहने लड़की ने जमीन पर कदम रखा। आज उसका चेहरा मास्क से पाक था। कुछ कदम चलकर गाड़ी के बोनट से टेक लगाए मुकाबिल खड़े सफेद आधी आसीनों वाली शर्ट पहने शख्स को देखा, जो अपनी गाड़ी से निकलकर उसी के अंदाज में सीने पर हाथ बांधे खड़ा था। दोनों के माबैन कुछ खामोशी रही। दोनों पल के बगैर झपकाए एक दूसरे को देखने लगे। सफेद शर्ट वाले ने पैंट की जेब से झांकती पिस्तौल पर हाथ रखा। गौथे कोट वाली लड़की के लबों पर ये सब देखते मुस्कुराहट ठहरी, एक महसूस मुस्कुराहट, जैसे वो जानती हो कि जेब में क्या हो सकता है। मसनूई कमकमों की मदद से देखें तो लड़की के लब हिलते हुए नजर आए थे। बहुत देर कर दी मेहरबान आते आते, मुझे अंदाजा नहीं था कि तुम आ जाओगी। उसकी आवाज़ में गहरा तमस्कुर था। उस शख्स की आंखें रात में कुछ अलग ही कहानी बयान कर रही थी। करीब से देखा जाए तो उनमें दर्द पन्हा था, ऐसा दर्द जो उसके मुकाबिल खड़े वजूद से भी आशना था। तुम्हारी पुकार पर मैं कब नहीं आया? आंखों से निकलती नमी को वापस अंदर की तरफ धकेलते पैंट की जेबों में हाथ डाले वो उसके सामने खड़ा हुआ। लड़की के लबों पर फिर मुस्कुराहट रेंगी थी, फिर धीमी आवाज में कुछ कहा। हवाओं के दम से आवाज उड़ती बादलों में जा पहुंची थी। बाब शिशम राह शनासा, तारीख रातों में महरूमियों की आड़ में करती गई गुनाहों में समझती थी खुद को खाले के तारीकी के कोई नहीं जो जेर करे मुझे अपने हाथों से ढेर करे। और अंजाम बशर यही तो है कि जोम उसे हो ताकत का, हर अमल पर अपने वो राजी हो। फिर बस्ती की राहों में और साथी उसका कोई नहीं, मेरा साथी भी कोई नहीं, पर कुछ तो शनासा होगा ही। ये राहें भी, तन्हाई भी, मुझे इनका आदी होना है। मुझे वक्त से 1000 शिकवे हैं, मुझे वक्त से शायद नफरत है। इन शनासा राहों से मुझको आज भी शांत कल्प है झूठा। हर एक फसाना है जिसका अंजाम मोहब्बत है। ये मोहब्बत सिर्फ फसानों में बस तुमको आस दिलाती है। ये तुमको सच की वादी से एक जश्न घसीट कर लाती है। फिर गैर शनासा राहों में ये तुमको पटक कर जाती है और छीन लेती है मैं मोहब्बत को। था खुद की ज़ात पर मान मुझे, और मखलूक तो मिट्टी का तोदा है। मैंने जिसको असली समझा था गया ढह चंद पानी की बूंदों से। क्या ताकत सारी मेरी नाबूद हुई? क्या मेरा वजूद कोई नहीं? हाँ, यही तो अंजाम में बशर भी है कि मौत की हल्की सी जुम्बिश थी तुम्हें राख का ढेर बनाती है। तुम्हारा वजूद भी तुम पर अमानत है, खयानात की जिसमें कोई आड़ नहीं। अत्र मैसा शकील अहमद। 2 माह कबल मामूल के बरस आज रोशनियों के शहर का मौसम काफ़ी खुशगवार था। हर दूसरे लम्हे एक तेज़ हवा का झोंका इन्हें छूकर गुजर जाता, जिसके बायस उनके बाल हवाओं के संग झूल झूल जाते। पार्क में मौसम की वजह से काफ़ी गहमा गहमी थी। दौड़ते भागते अपनी मौजों में मगन बच्चे, मुख्तलिफ बेंचों पर विराजमान जोड़े जिनके चेहरों की मुस्कान उसे बहुत पा रही थी। इसे जो अपने दिल अजीज़ के हमरा सब्ज़ार के दरमियान में मौजूद पथरीली रविश पर आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ा रही थी। तभी बच्चा उनके पास से तेज़ी से गुजरते पर कदम लड़खड़ाने के बायस वो मुँह के बल गिरा था। ताबिश ने जल्दी से उसे कोहनियों से पकड़कर खड़ा किया। वो ऊंची आवाज में रोने लगा। गाल हथेलियां और घुटने छिलने से खून रिसने लगा था। कपड़े गर्द आलूद हो गए। बच्चे के वालिदैन दौड़ते उस तक आए थे। कुछ लम्हों बाद वो उनका शुक्रिया अदा करते रोते बिलखते बच्चे को अपने साथ ले गए। ताबिश के सफ़ेद पोलो शर्ट पर नन्हे से खून के कतरे जा लगे थे। स्याह पैंट पर भी धूल लग चुकी थी। आयरा कुछ लम्हों से ऐसे ही देखे गई। नरम दिल भी हो तुम, कहती वो पंजों के बल बैठी और फिर उसके पैंट पर लगी गर्द झाड़ने लगी थी, जिसके बायस उसका गुलाबी दुपट्टा जमीन को छूने लगा। ताबिश ने झुककर दुपट्टे का पल्लू अपने हाथ में ले लिया। आयरा वापस उठी तो उसके हाथ में अपना दुपट्टा देखकर हिचकिचा गई थी। पाँव पर लगी गर्द अगर तुम साफ कर सकती हो तो दुपट्टे का पल्लू उठाने में मुझे कोई मसला नहीं। इससे ज़्यादा खुद को यकीन दिलाने वो दुपट्टा छोड़ गया था। लम्हों के खेल के
وہ آس پاس لوگوں پر نظریں مرکوز کیے پھر سے کہیں گم سا ہو گیا تھا۔ آئرہ الجھ سی گئی تھی۔ اس نے پہلے اڑتے بالوں کو کان کے پیچھے اڑسا اور پھر ساتھ چلتے تابش کو دیکھا۔ وہ کچھ پریشان سا لگا تھا۔ سب خیریت ہے؟ کچھ پریشان ہو تم؟ تابش نے اسے نظریں ملانے کی کوشش قطع نہیں کی تھی۔ ٹھیک ہوں، مجھے کیا ہونا؟ لہجے کی اداسی بتا رہی تھی کچھ غلط ہے۔ آئرہ سینے پر ہاتھ باندھے اس کے سامنے رکی۔ وہ یوں اس کے اچانک آگے آنے سے رکا تھا۔ تمہارے چہرے پر صاف لفظوں میں لکھا ہے کہ کوئی بات تمہیں پریشان کر رہی ہے۔ وہ بھی ویسے ہی کھڑی رہی۔ تابش نے سر جھکایا۔ دل ہی دل میں وہ بتانے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ ہاں، وہ آئرہ کے سامنے کچھ بھی بتانے سے خوف نہیں کھاتا تھا۔ اس کی ذرا سی کوشش اور تابش اس کے سامنے ہار جاتا تھا۔ وہ اس بات پر خود بھی حیران تھا۔ ہر سوچ کو دھکیلتے اس نے بات کا آغاز کیا۔ کل حاشر آیا تھا اچانک مجھ سے ملنے۔ آئرہ نے پاس کھڑے پیڑ سے پھول توڑا اور اس کی طرف دیکھا۔ شکر ہے یہ خبر سننے کو ملی، ورنہ میں تو ترس ہی گئی تھی۔ وہ اس کی بات پر بس مسکرا ہی سکا۔ خیر بتاؤ تو صحیح، پھر آگے کیا ہوا؟ اس کے سوال پر تابش کے ذہن کے پردوں پر سیاہ رات کا منظر لہرایا تھا۔ پھر اس نے خود کو اس منظر میں موجود پایا۔ رات کے 10 بجے کا وقت تھا اور وہ تھکا ہوا پولیس اسٹیشن سے اب گھر پہنچا تھا۔ سیاہ وردی کی آستینیں کونیوں تک موڑ رکھی تھی، بال کچھ بکھرے ہوئے تھے اور آنکھوں میں نیند کا خمار تھا۔ جیسے ہی گھر میں داخل ہوا تو سامنے ہی اس کی ماں چکر کاٹ رہی تھی۔ شاید اس نے دیر کر دی اسی لیے پریشان ہو رہی تھی۔ جب اسے دروازے پر کھڑا پایا تو پاس آ گئی۔ آج پھر تم لیٹ آئے؟ آنکھوں میں غصہ نمایاں تھا اور پھر انداز ایسا لگ رہا تھا کہ وہ ناراض بھی ہیں۔ تابش نے تھکان زدہ مسکراہٹ لبوں پر پھیلائی اور انہیں ساتھ لگائے کہا، اماں کام تھا اسی لیے دیر ہو گئی۔ معروف نے نظریں چرائیں۔ تابش انہیں دیکھے گیا۔ اچھا ناراض مت ہوں، کل ٹائم پر آؤں گا۔ معروف نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ کل بھی یہی کہا تھا۔ تابش دھیمے سے ہنس دیا تھا۔ میری پیاری اماں، کل واقعی جلدی آؤں گا، بس۔ ان کے رخسار پر ہاتھ رکھا تو وہ کچھ دیر گھورنے کے بعد ہنس دی تھی۔ مجھے تمہاری شادی کروانی ہی پڑے گی اب، تاکہ تمہاری بیوی گلے میں رسی ڈال کر آوارہ گردی کرنے سے روکے۔ وہ اس سے الگ ہو کر ڈائننگ روم میں آئی۔ تابش گہری سانس بھرتا ان کے پاس آیا اور کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ میز پر انواع و اقسام کے کھانے سجے تھے جن سے اشتہا انگیز خوشبو آ رہی تھی۔ مجھ سے شادی کون کرے گا بھلا؟ پلیٹ میں بریانی ڈالتے وہ بولا۔ ذہن میں کسی تکلیف دہ یاد نے پناہ لی تھی۔ سر جھٹکا اور پلیٹ کی طرف متوجہ ہوا۔ بھوک اتنی شدید لگی تھی کہ کپڑے بدلنے کا بھی خیال نہ گزرا۔ کیوں بھائی، کیا برائی ہے میرے پیارے بیٹے میں؟ ماشاء اللہ سے ہر طرح سے ٹھیک ٹھاک ہے، خوبصورت ہے، اوپر سے جوان ہے۔ کون نہیں دے گا اپنی بیٹی؟ اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرا تو وہ مسکرا دیا۔ بس اماں کیا ہی بولوں اب، مجھے تو میرے منہ پر ریجیکٹ کر دیا تھا اس نے۔ بے دہانی میں وہ بول گیا، پھر بعد میں پھر اندازہ ہوا ضرور کوئی اندھی ہی ہوگی۔ معروف نے اس کے برابر میں بیٹھ کر پلیٹ میں کھانا نکالتے کہا۔ تابش نے بڑی مشکل سے نوالا گلے سے اتارا۔ میں نے بھائی لڑکی بھی دیکھ لی ہے، اب بہت جلد اس کی ماں سے بات کروں گی۔ چمچ میں بریانی بھرتے کہا۔ کون؟ تابش مصروف انداز میں بولا۔ آئرہ اور کون؟ میں نے تمہیں اس دن بتایا تو تھا۔ انہوں نے حیرانی سے بولا تو تابش نے کھانا روک کر انہیں دیکھا۔ میں تو کہتی ہوں کہ یہ بات جتنی جلدی کر دوں اتنا ہی ٹھیک رہے گا۔ میں کل ہی بات کرتی ہوں، کیا کہتے ہو؟ انہوں نے کھانا روکے جواب طلب نظروں سے اپنے بیٹے کی طرف دیکھا۔ ابھی تو میں بہت تھکا ہوا ہوں، اپنے کمرے میں جا رہا ہوں آرام کرنے، بعد میں بھی بات ہو سکتی ہے اس پر۔ تابش کھانا کھا چکا تھا، اسی لیے کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ معروف نے سمجھنے والے انداز میں سر ہلا دیا۔ کچھ قدم چل کر اوپر اپنے کمرے میں داخل ہوا تو اندھیرے نے اس کا استقبال کیا۔ لائٹ جلائی اور نظر سیدھے صوفے پر بیٹھی وجود پر پڑی تھی، جو سیاہ رنگ کے پینٹ شرٹ میں موجود ٹانگ پر ٹانگ جمائے 2 انگلیاں تھوڑی کے نیچے رکھے شان سے بیٹھا ہوا تھا، جیسے کہیں کا راجا ہو۔ اس وجود کو دیکھتے چہرے پر ایک دم خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ مل گئی فرصت گھر آنے کی، ٹائم دیکھا ہے کیا ہو رہا ہے؟ وہ اسی طرح بیٹھے بولا۔ تابش خوش ہو کر اس کے پاس آنے لگا، جب کچھ لفظوں نے زنجیر کے مانند اس کے پاؤں کو جکڑا۔ تم ہمیشہ سے ہی ایسے ہو، ہر کسی کی زندگی میں گھس کر اسے تباہی کے دہانے پر لے آنے والے۔ میری کر چکے، اب تمہارا اگلا شکار حاشر ہے۔ خدا کا وعدہ ہے تابش، اب بس نکل جاؤ یہاں سے اور ہماری زندگی سے۔ بہت ہو گیا اب، بہت برداشت کر لیا ہم نے۔ چہرہ ایک دم سے تاریک ہوا اور وہ ہارے ہوئے چال چلتا صوفے پر بیٹھا۔ خیر ہے، کوئی کام تھا تو مجھے بلا لیتے۔ حاشر سے نظریں چراتے بس اتنا کہا۔ حاشر حیرت سے دیکھنے لگا۔ کیا میں صرف کام کے سلسلے میں مل سکتا ہوں تم سے، یا تمہارے گھر آ سکتا ہوں؟ حاشر اب بھی حیرت سے دیکھے گیا۔ وہ تو بس اتنا بول سکا تھا۔ نہیں نہیں، ویسے ہی اتنی رات کو تم آئے، مجھے لگا ضروری کام ہوگا۔ تابش نے فرش پر جوتے سے نادیدہ لکیر بنائی تھی۔ حاشر کو اس انداز پر غصہ آ گیا تھا، مگر ضبط کر لیا۔ 2 ہفتے سے تم آفس نہیں آئے، اور جب میسج کرو تو بس ہوں ہاں میں جواب دے رہے ہو، اسی لیے مجھے آنا پڑا تھا۔ تابش نے نفی میں سر ہلا دیا۔ نہیں ایسی کوئی بات نہیں، میں نے اس دن تمہیں بتایا تو تھا کہ کیس میں مصروف تھا میں، اسی لیے گھر بھی لیٹ آنا ہو رہا ہے۔ حاشر فکر مندی سے اسے دیکھے گیا۔
वो कुछ उदास सा लग रहा था। सच कह रहे हो ना, कोई और बात तो नहीं? ताबिश ने जोरों शोर से जवाब दिया था। हाँ यार। कुछ देर खामोशी से कुछ देर खामोशी ने पंजे गाड़े रखे, फिर इस खामोशी को हाशिर ने तोड़ा था। सफा ने कुछ कहा है ना? ताबिश के जहन में वो अल्फाज फिर गर्दिश करने लगे। इस अचानक अफ्तार पर उसके चेहरे का रंग एकदम सफ़ेद हुआ। वो बमुश्किल मुस्कुराया था। नहीं नहीं तो। हाशिर से नजरें बचाकर हाथों पर जमाई तो कपकपाहट का शिकार थे। माहौल में एकदम ऑक्सीजन की कमी महसूस हुई तो उसने शर्ट का बटन खोला। हाशिर ने उसके हाथों पर अपना हाथ रखकर कपकपी रोकने की कोशिश की। कम अज कम तुम मेरे साथ झूठ नहीं बोल सकते। अंदाज ऐसा था कि ताबिश उसे देखे गया। हाशिर ने उसकी आंखों में आई नमी बगौर देखी। वो सर सोफे की पुष्ट पर फेंके नमी और घुटी सांसों को जब्त करने लगा था। काटदार खामोशी काफी देर कमरे में हायल रही, फिर ताबिश ने कहना शुरू किया। जब तुम फजर से मिलने गए थे उसी दिन मैं जल्दी ऑफिस गया था उसे प्रपोज करने। अपनी बात बीच में रोककर उसकी तरफ देखा जो खामोश नजरें उस पर मरकूज किए बैठा था, जैसे आज उसे कोई काम नहीं। वो ताबिश के लिए आया था। आज की सारी मसरूफियात बेमायनी हो चुकी थी। आखिर ये मसरूफियात ताबिश से बढ़कर तो ना थी। हाँ, मैं पिछले कुछ साल से सफ़ा से मोहब्बत करने लगा था। इसी का एतराफ़ करने गया था, लेकिन उसने मेरी मोहब्बत को पैरों तले रोन दिया। ये कह कर के मैं उसके काबिल नहीं। आंसू छलक कर उसकी बड़ी हुई दाढ़ी में अटका था। वो इस्तेहज़ाइया हंसा। वो कहती है, मैं जिसकी ज़िंदगी में भी दाखिल होता हूँ वो बर्बाद हो जाता है। उसका मानना है कि मैंने तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद की है। उसी ने मुझसे बोला कि मैं तुम्हारी ज़िंदगी से चला जाऊँ। यही वजह थी हाशिर कि मैं ऑफिस नहीं आ रहा था, और यही वजह थी कि मैंने तुमसे फासला कर लिया। वो सही कहती है। मैं तुम सबकी ज़िंदगियों में मसाइल का वाहिद सबब, बिला वजह मोहब्बत मोहब्बत करता उसके पास चला गया। जब उसने मुझे ये सब कहा तो एहसास हुआ कि तुम खुद को ही देख लो। मैं तुम्हारी मसरूफियात के बीच में टांग अड़ाता रहता हूँ। बिजनेस तो बिजनेस, तुम्हारे फजर के ताल्लुकात में भी बीच में आ जाता हूँ। पर अब मैं समझ गया हूँ। वो आंखों में कर्ब लिए ज़मीन को देखे गया। हाशिर किसी गैर मरी नुक्ते को देखे गया। काफ़ी देर बाद जब हाशिर ने कहना शुरू किया तो आवाज़ में वीरानी वाजियत। क्या मैंने तुमसे कभी ऐसा कहा? तुमने मेरी ज़िंदगी बर्बाद की है। ताबिश ने गीली सांस बाहर को खारिज करते नफी में सर हिला दी। इससे कुछ बोला ही नहीं जा रहा था। तो तुम बिला वजह किसी की बातों में आकर उल्टी सीधी हरकतें ना किया करो। ताबिश, तुमने मेरी ज़िंदगी के हर लम्हे में मेरा ऐसे साथ दिया कि मुझे किसी की ज़रूरत महसूस ही नहीं हुई। सफ़ा ने वही किया जो एक रिवायती औरत करती है, अपने गुनाह किसी और के सर डालना। जो कुछ उसने तुमसे कहा वो किरदार सफ़ा मेरी ज़िंदगी में अदा कर रही थी, और मैंने तुमसे इतनी बेवकूफ़ी की तवक्का नहीं की थी। मुझसे इतना बदगुमान रहे, एक बार पूछ कर तो देखते, मुझसे बात करते। नहीं, मुझे दुख है इस बात का, जो अब हमेशा रहेगा। लहजे में दुख तकलीफ लिए उसने कहा था। ताबिश के चेहरे पर एकदम परेशानी का अंसर नुमाया हुआ। आंटी ने रिश्ता देखा हुआ तुम्हारा? हाशिर ने कुछ लम्हे बाद बात बदलने की गर्ज से कहा। हाँ, अम्मा ने जिद लगाई है मेरी शादी की, उन्हें आयरा पसंद है। हाशिर अपनी जगह से उठा और कमरे में नज़र दौड़ाने लगा। हाँ, मैं मिला था उससे, अच्छी लड़की है, तुम्हारे लिए अच्छी रहेगी। मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। हाशिर ने मुड़कर उसे देखा। तुम अभी से अच्छे से जा तुम अभी उसे अच्छे से जानो, जल्दी कोई नहीं है। वो अच्छी लड़की है, तुम देखना, तुम दोनों खुश रहोगे। ताबिश उसकी बात पर कुछ ना कह सका, बस खामोश रहा। उसी पल मंजर धूल की तरह गायब हुआ और वो हाल में दाखिल हुआ था। ये बहुत अच्छा किया हाशिर ने, वरना मुझे तो कोई उम्मीद ही नहीं थी। वो दोनों अब साथ साथ चल रहे थे। ताबिश पैंट की जेब में हाथ फंसाए और आयरा फूल से खेलती हुई। हाशिर ने बिल्कुल ठीक समझा। तुम हर किसी की बातों में आकर छोड़ ना दिया करो। सबसे पहले इस इंसान से पूछा करो जिसके बारे में बात हो रही है। अगर वो खुद कहे हाँ मैं तुमसे बेजार हूँ, तब मानो। और अब भी खामोश ही रहा। आयरा ने उसे देखा था। देखो, मैं समझ सकती हूँ इस वक्त तुम्हारे ऊपर क्या बीत रही होगी। सिचुएशन ही ऐसी होगी कि तुम्हें भरोसा करना पड़ा होगा, लेकिन तुमने एक गलती कर दी। जब तुम्हारे हवास बहाल हो जाते तो तुम्हें चाहिए था कि हाशिर से कंफर्म कर लो। वो लोग चलते चलते पार्क के दूसरे गेट तक पहुंच गए। मैंने कुछ दिन पहले हिम्मत की थी मगर बोल ना सका। मैं नहीं चाहता था हाशिर का दिल खराब हो सफा से। आयरा खामोश निगाहों से आयरा खामोश निगाहों से देखने लगी। काफ़ी देर तक कुछ ना बोली तो ताबिश ने उसे देखा, लेकिन सफ़ा ने जो किया वो ठीक था। अंदाज में गुस्से की झलक दिखाई दी। ताबिश चुप रहा। उसी वक्त आयरा ने उसके सामने एक हाथ से मुक्का बनाए आगे किया। वादा करो, इसके बाद आगे से तुम ऐसी कोई हिमाकत नहीं करोगे। ताबिश ने पहले उसे देखा, फिर उसके मुक्के को उसने भी मुक्का बनाया और फिर उसके हाथ से हल्का सा टकरा दिया था। वादा रहा। आयरा इन लफ्ज़ों को सुनते मुस्कुराई। उसे यकीन था कि ताबिश ये वादा ज़रूर निभाएगा।
वैसे तुम ये ड्रामे कब छोड़ोगी? वो फूल से खिलती मुस्कुराते हुए आगे बढ़ रही थी जब उसने वार किया। ना समझे क्या आलम में भवें सुकेटती उसे देखे गई। कौन से ड्रामे? ये जो अभी मुक्का मुक्की खेल रही थी। मुस्कुराहट सिमटी, माथे पर बल नुमाया हुई। कुछ देर वो ताबिश को खा जाने वाली नजरों से घूरती रही, जो बमुश्किल मुस्कुराहट जब्त किए खड़ा था। फिर आसपास नजर दौड़ाई। कुछ फासले पर एक जरा सा बड़ा पत्थर पड़ा था। उसने बल की रफ्तारी से उसे उठाया और वापस पलटी, और जो उसके पलटने पर खिलखिलाने लगा था, इसके हाथ में पत्थर देखकर खौफजदा हो गया और कदम पीछे बढ़ाने लगा था। आयरा, फेंको इसे, पागल हो क्या? वो बाकायदा दौड़ने लगा था। मैं ड्रामे करती हूँ ना, आओ करीब, तुम्हें बताती। वो भी उसके पीछे लपकी थी। अरे क्या औरत हो, फेंको इसे, मेरे बचपन के दिन याद दिलाने का कौन सा नया तरीका है? बहन, फेंको इसको। वो काफी खौफजदा लग रहा था। ये आयरा का तरीका है, नानी याद दिलाई तो नाम ड्रामेबाज रख देना। नानी याद ना दिलाई तो नाम ड्रामेबाज रख देना। एक हाथ से ईंट पकड़े, दूसरे से पर्स और गुलाबी दुपट्टा संभाले वो हाँफते कांपते भाग रही थी। ओ बहन, मेरी नानी मुझे अच्छे से याद है, तुम ये जहमत मत करो, मेहरबानी। वो दोनों पार्क में बच्चों की तरह इधर से उधर भाग रहे थे। आयरा थक कर घास पर बैठी तो वो थोड़े फासले पर हाँफते हुए लेट गया था। ईंट हनूज हाथ में थी। अब तो फेंक दो इसे। थोड़ी सांस बहाल हुई तो उसने कहा। वो इस ईंट से अभी भी खौफजदा लग रहा था। आयरा का क्या पता वो उसके करीब आने पर ही मार दे। उसने हाथ बढ़ाकर ईंट थोड़ी दूर फेंकी, जो क्यारियों में जा गिरी थी। एहतियात से, अगली बार मैं मार पी सकती हूँ। बावर करवाती वो सांस बहाल करने लगी। ताबिश ने लेटे लेटे उसके आगे हाथ जोड़े तो वो हंसने लगी। उसकी हंसी इतनी धीमी थी कि ताबिश गर्दन मोड़े उसे बहूत सा देखने लगा। वो हंस रही थी तो उसकी आंखों में अलग सी चमक थी। एक ऐसा इत्मीनान जो ताबिश को अपनी जिंदगी में बहुत कम महसूस हुआ था। वो सुकून, इत्मीनान वो वापस कैसे लाए? वो जैसे मुस्कुरा रही थी, ताबिश का दिल किया कि वो सारी जिंदगी ऐसे ही मुस्कुराती रही और वो यूं ही बेमकसद उसे मुस्कुराता देखता रहे। बेशक उसकी माँ की पसंद बहुत हसीन लड़की थी, जो उसे ज़िंदगी में वापस ला रही थी और दोबारा मुस्कुराना सिखा रही थी। ताबिश को अब अपनी उदासी की वजह बेवजह लगने लगी थी। वो इतने दिनों बाद अपने लिए मुस्कुराया था और फिर बेख्तियार उसके साथ हंसता चला गया। कुछ दूरी पर स्याह आंखें उन्हें साथ हंसता मुस्कुराता देखकर सुलग गई थी। वाह ताबिश अलवी, एक नाशुद्दोष, लफ्ज़ अदा करते वो कहका लगाने लगी। सायरा आईने में नजर आते अपने वजूद पर एक आखिरी नज़र डालती मुस्कुरा दी थी। गहरे काजल से भरी आंखें, सिर्फ लिपस्टिक, मेकअप से भरा चेहरा। आज उसका रुख एक अहम पार्टी की जानिब था। जब से वो अमीर हुई थी उसके लिए ये रोज़ के काम थे। कभी यहाँ जाना तो कभी वहाँ। साइड टेबल से मोबाइल उठाया और फ्रंट कैमरा खोलकर चेहरे के सामने किए तस्वीर लेने लगी। उसी वक्त उसके दोस्त का फ़ोन आ गया। सायरा ने कॉल उठाई और मोबाइल स्पीकर पर करते बिस्तर पर फेंक दिया और पास ही बैठकर अपने नाखूनों पर हिंट करने लगी थी। क्या हुआ सायरा, अभी तक आई क्यों नहीं? तुम्हारी याद में तुम्हारे गुलाम का बुरा हाल है। स्पीकर के उस पार किसी अनजान मर्द की आवाज़ गूंजी थी। सायरा ने नेल पेंट लगाकर पलंग से सफ़ेद ब्रांडेड का पर्स और मोबाइल उठा लिया था और भागने के से अंदाज में चलने लगी। बस निकल रही थी, थोड़ा इंतज़ार करो। इतना भी सब्र नहीं अब। वो आदमी कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, तुम्हारे लिए आसान होगा, मेरे लिए नहीं। अब तुमसे जुदा रहना मेरे बस में नहीं। आदमी के लहजे और फिर लफ्ज़ दोनों में खबासत भरी थी। सायरा मुस्कुरा दी। तुम्हें मेरा साथ पाने के लिए सब्र का दामन थाम कर रखना होगा। इतनी आसानी से नहीं मिलेगा सब। उसने हल्की आवाज़ में सब कहा ताकि बच्चे ना सुन लें। हाय, बस मुझे नहीं मालूम तुम अपने इस गुलाम के बारे में अब कुछ सोचो, वरना मैं तड़प कर मर जाऊंगा। इस आदमी के अंदाज में बस आहोजारियां ही दिखाई दे रही थी। इस सब का आगाज़ कुछ महीनों पहले हुआ था। इन लोगों को अमीर हुए कुछ वक्त ही गुजरा होगा जब सायरा अपनी दोस्त के साथ पार्टी में शामिल हुई, जहाँ कई ऐसे लोग भी थे जिनके लिए ऐशो आराइश ये ज़िंदगी का कुल मकसद था। उसके सामने एक आदमी ने दोस्त का हाथ बढ़ाया, जिसे उसने बगैर सोचे समझे थाम लिया था। अब ये सब दोस्ती से बढ़ चुका था। सुनो, तुमने अपने शौहर को तो नहीं बताया ना हमारे बारे में? सायरा ने रुककर धीमी सांस भरी थी। दूसरे कमरे से बच्चों के खेलने की आवाज़ आने लगी। नहीं, वो ज़्यादातर घर में नहीं होता, इसीलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं। उसे कभी इल्म ना होगा। वो आदमी खबासत भरी हंसी हंसा था। बेचारा, जब उसे इल्म होगा तुम उसे धोखा दे रही हो तो क्या हाल होगा उसका। मुझे सोचकर ही सायरा ने उसकी बात बीच में काट दी थी। ये बात की बात है यार, जब पता चलेगा तब देखी जाएगी। फिलहाल तो मुझे लोकेशन भेजो, कहाँ आना है? सायरा काफ़ी जल्दी में थी। मैंने तुम्हें लोकेशन भेज दी, कराची के मशहूर होटल में। हम दोनों के लिए ख़ास कमरा बुक करवा दिया है। यहाँ सब तैयारी हो चुकी है, बस तुम्हारा इंतज़ार। सायरा ने इस लोकेशन पर क्लिक किया जो यहाँ से आधे घंटे की मुसाफत पर थी। ओके, मैं आ रही हूँ। हम काफ़ी दिनों बाद असल ज़िंदगी जिएंगे। आंखों में नए सफ़र के ख्वाब सजाए वो जल्दी से मेन गेट की तरफ बढ़ी। दरवाज़ा खोला और ठीक उसी वक्त उसकी दुनिया वहीं थम गई थी। वक्त जैसे आगे बढ़ना भूल गया। वजूद पर गहरा सकता तारी
उसे अपनी आंखों पर भरोसा ना हुआ। वो मोबाइल वाला आदमी न जाने क्या कह रहा था, उसे कुछ सुनाई ना दिया। वो बस एकटक सामने पड़ी उस लाश को देखने लगी। मोबाइल जमीन पर जा गिरा, जिसकी वजह से स्क्रीन चकनाचूर हो गई थी, मगर उसे किसी बात का होश ना रहा था। नहीं, ये नहीं हो सकता, ये सच नहीं है। वो घुटनों के बल बैठी थी। आहिस्ता से लाश की तरफ हाथ बढ़ाया। न जाने क्यों उसे यकीन करना दुश्वार लगा। लाश का चेहरा दूसरी तरफ को लुढ़का हुआ था, मगर फिर भी उसे लगा ये लाश उसके शौहर की है। हाथ बढ़ाकर चेहरे को खुद की जानिब किया था तो एकदम चीख उठी और झटके से खड़ी हुई। ये खान ये खून आलूद लाश उसके शौहर की ही थी, जो देखने के काबिल नहीं थी। खून अभी तक रिस कर जमीन पर फैल रहा था, जैसे जख्म ताज़ा ताज़ा। नहीं, ये सच नहीं है। समी उठो। उसकी चीखें सुनकर बच्चे मुलाजमा के साथ बाहर आए थे। मम्मा, क्या हुआ? रायान ने घबरा कर पूछा। सारा ने कोई जवाब नहीं दिया, बस लाश को देखे गई। रायान की नज़र भी उसकी तरफ पड़ी तो हैरान हूँ। बाबा को क्या हुआ? सारा ने आंखों में आंसू लिए नफी में सर हिला दी। तुम्हारे बाबा अब इस दुनिया में नहीं रहे, वो हमें छोड़कर चले गए। रयान कुछ पल खामोश रहा, फिर लाश के पास बैठा। आंख से कुछ कतरे गिरकर जमीन पर बह गए। तभी उसकी नज़र एक नाम पर पड़ी जो खून से लिखा था। मम्मा, ये नाम? आवाज़ में नमी थी। इसके सारा ने इस नाम की जानिब देखा और ठीक उसी वक्त उसे इल्म हो चुका था कि कत्ल किसने किया है। रानिया भाई के बराबर में बैठी और बाप की लाश को देखते बोली, भाई, बाबा यहाँ क्यों सो रहे हैं? इस 3 साल की बच्ची ने मासूमाना सवाल पूछा था। रायान ने बहन की तरफ देखा। बाबा यहाँ सो नहीं रहे, बाबा का कत्ल हुआ है, वो रोते रोते बोला था। कत्ल क्या होता है भाई? बच्ची ने जहन पर काफ़ी जोर दिया। तब भी अंदाज़ा नहीं हो सका। रायान ने पहले माँ को देखा, फिर बहन का हाथ पकड़ा था। यानी हमारे बाबा अल्लाह ताला के पास चले गए। अब हम इनसे कभी नहीं मिल सकेंगे। जितना बेचारे को खुद को समझ थी, इतना तो उसे भी समझा दिया। रानिया ने आंखें छोटी करके माँ को देखा। लेकिन बाबा ने मुझसे प्रॉमिस किया था कि मुझे प्रिंसेस गाउन दिलाएंगे, वो ऐसे कैसे जा सकते हैं मामा? उसकी माँ खामोश रही, क्योंकि वो इस वक्त यहाँ होते हुए भी कहीं और थी। उसके जहन में बरसों बाद वही मंजर चल रहा था, जब वो समी को इस काम में दाखिल होने का कह रही थी, जिसने सबकी जिंदगियां बर्बाद की थी। काश वो समी को ना कहती। काश वो उसे बेरोजगारी के ताने देकर तंग ना करती। मगर आज इस सब का फायदा कोई नहीं था, क्योंकि अब कुछ नहीं किया जा सकता था। जो होना था वो तो हो चुका था। सुबह सादिक को बीते आधा घंटा हो चुका था। सूरज ने अपनी जिम्मेदारी पकड़ ली थी। परिंदे हवाओं के सख्त पर रिस्क ढूंढने की जदोजहद में थे। ऐसे में फजर बरसों गुजर जाने के बाद ऑफिस जा रही थी। एक बार आईने में खुद की मुकम्मल तैयारी को देखा। भूरे रंग के शलवार कमीज पर उसी रंग का दुपट्टा गले में डाले, बाल ठीक से बांधे वो जाने के लिए तैयार थी। काफ़ी सोच विचार करने के बाद बिलाखिर वो फैसला उससे हो चुका था, जो करने में काफ़ी ज़्यादा वक्त दरकार था। जब तसल्ली हो चुकी तो वो आईने से हटकर फासले पर खड़ी हुई। ठीक उसी पल नज़र के सामने वही तोहफा गुजरा जो कुछ हफ्ते कबल हाशिर ने दिया था। कुछ लम्हे वो शदीद तजब्जुब का शिकार रही। उसे समझ न आया कि क्या करे। चारों नाचार इस तोहफे की तरफ कदम बढ़ा दिए और वो लॉकेट गले की जीनत बना दिया था। काफ़ी देर वो उसको ही देखती रही थी। वक्त गुजरने का एहसास ही ना हुआ, हत्ता कि उसे ये भी भूल गया कि वो ऑफिस जा रही थी। हाशिर के कहे लफ्ज़ों की बात सुनाई दी, लेकिन आप ही आप लब मुस्कान में ढल गए थे। वक्त गुजरने का एहसास जागा तो ख्यालों की दुनिया से बाहर आई और जल्दी से अपना पर्स उठाते दरवाजे को मुकफल करते ऑफिस की जानिब रवाना हुई। ऑफिस में मामूल की गहमा गहमी थी। सारे में मखसूस सी आवाज़ गूंज रही थी। टाइपिंग की आवाज़ें, कॉफ़ी मशीन की मखसूस आवाज़। सब लोग सर झुकाए अपने काम में मसरूफ़ थे। फजर अपनी कुर्सी पर बैठी तो माजी की कुछ तकलीफ़ें और कुछ खूबसूरत यादें याद करती वो धीमा सा मुस्कुराई थी। उसे वो दिन याद आया जब हेबा ने फ़ोन करके राहमिस की इत्तला दी थी। फिर वो मंजर सामने चलता नजर आया जब वो पहली बार इस कुर्सी पर बैठी थी। कितना फ़र्क था दोनों यादों में। किसी ने सर उठाकर फजर की जानिब देखा तो हैरान हुआ। फाइनली फजर, आखिरकार तुमने ऑफिस ज्वाइन कर ही लिया। यार, मुबारक हो। उसने बस मुस्कुराकर मुबारकबाद वसूल की। उसी वक्त हाशिर सर झुकाए स्याह कोट कोहनी पर टिकाए, दूसरे हाथ में लैपटॉप बैग पकड़े अंदर दाखिल हुआ। चेहरे पर संजीदगी थी। जैसे ही सर उठाया तो लम्हे के हजार हिस्से में उसकी दुनिया रुक गई। उसे यकीन करने में दिक्कत पेश हुई। उसे लगा कि यह कोई शराब है। नहीं, फजर यहाँ कैसे हो सकती है? उसने उसने तो उसे बताया ही नहीं कि वो आने वाली है। आंखें बंद करके दोबारा खोली। आसपास लोगों को देखा, सब काम में मसरूफ दिखाई दिए। वो उसकी तरफ मुतवज्जा नहीं थी। फजर की नज़रें उस पर पड़ी तो अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। लबों पर मध्यम मुस्कुराहट लिए सलाम किया। हाथ आपस में बांध लिए थे। अस्सलाम वालेकुम सर। हाशिर आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ा। हाथ अचानक से कपकपाहट का शिकार हुए। ओह नहीं, ये शराब नहीं, हकीकत है। हाशिर के लबों पर भी धीमी मुस्कुराहट फैली थी। वालेकुम अस्सलाम। उसने उसे समझ न आया कि क्या कहे। बेख्तियार उसकी नज़र अपने दिए हुए तोहफे पर पड़ी थी।
हाशिर को झटके पर झटके मिलने लगे। अपनी आंखों पर वो यकीन ना कर सका। वो बस इसी चीज़ को देखे गया। दिल की धड़कन अचानक से बढ़ने लगी थी। क्या वाकई फजर ने उसका तोहफा कबूल कर लिया था? क्या वो उसके साथ मजाक तो नहीं कर रही थी? नहीं, आखिर फजर क्यों ऐसा करेगी? वो तो सब जानती है। हाँ, उसे यकीन था फजर को सब मालूम। बस वो जानकर अनजान बनती थी। इस तरह के ख्यालात दिल और दिमाग में गर्दिश करने लगे। वो अपने ही ख्यालों में गुम था जब फजर की आवाज़ सुनाई दी। सर, सब ठीक है? हाशिर ने जल्दी से तासुरात बहाल किए और इस बात में सर हिलाने लगा। जी, सब ठीक है। अपने लफ्ज़ अदा किए और कमरे की तरफ मुड़ गया था। वो कमरे में आया तो सामान टेबल पर रखा और दोनों हाथ चेहरे पर फेरे। कमरे में दाएं बाएं चक्कर काटने लगा। कुछ पल रुका। अब के उसके लबों पर ऐसी मुस्कुराहट थी जैसे फतह हासिल कर ली। दिल जोरों शोर से झूमने लगा था। वो अपनी खुशी में मगन था जब ताबिर सुरमई रंग की आधी आस्तीनों वाली शर्ट पर सफ़ेद पैंट पहने जैसे ही कमरे में दाखिल हुआ तो हाशिर को मुस्कुराता पाकर हैरान हुआ। खैर है, आज बाद से मशरिक़ से मगरिब तक फैली हुई है। कोई ख़ास बात है क्या? उसकी बात पर हाशिर दिल खोल कर हंसा, जैसे काफ़ी दिनों से हंसा ही ना हो। ताबिश को उसका दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं लगा, इसलिए आगे बढ़कर माथे पर हाथ रखना चाहा। तभी हाशिर ज़ोर से उसके गले लगा। ताबिश को वाकई अब खदशात ने आ घेरा था। तुम आ गए ताबिश? ताबिश के चेहरे पर फिर हैरानी फैली। मुझे वाकई तुम्हारा दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं लग रहा। मेरी मानो किसी माहिर नफ्सियात को दिखाओ, वरना तुम और मेरे आने पर खुश। ये मौका कैसे हो गया? हाशिर अलग हुआ, फिर उसे पूछा, कैसे हो? मुस्कान अभी होठों से जुदा होने का नाम न ले रही थी। ताबिश कदावर खिड़की की तरफ बढ़ा और पर्दे हटाते हुए सूरज को देखा। ये सूरज आज मशरिक से ही निकला है ना? हाशिर उसके सवाल पर दिल खोलकर हंसा। शायद मुझे भी यही लग रहा। ताबिश वापस उसके पास आया और सीने पर हाथ जमाए घूरने लगा। मुझे पता होता कि मेरे आने से तुम खुश होगे तो मैं कब का आ चुका होता। बस आंसू बहाने की देर थी, वरना अंदाज बिल्कुल रोने वाला था। हाशिर ने हंसते हुए दरवाजे की तरफ इशारा किया। ताबिश दरवाजे की तरफ गया, तभी उसकी नज़र फजर पर पड़ी। उसे समझ आ गया कि आज हाशिर इतना खुश क्यों था। लो, मैं एवं ही खुश हो रहा था कि मेरी याद तुम्हें सता रही है। मुझे क्या मालूम था कि आपके खुश होने की वजह कोई और है। वो रूठे अंदाज में बोला था। तुम इधर ही घूम रहे होते हो रोज़, हाशिर ने मेज़ पर बैठते कहा। आपकी इत्तला के लिए अर्ज़ है कि मैं ऑफिस पूरे 2 हफ्ते बाद आया हूँ। महबूब की गैर मौजूदगी के सदमे से बाहर निकलो तो कुछ समझ आए ना। वो अब भी रूठे अंदाज में सोफे पर बैठते बोला तो हाशिर भी उसकी तरफ उसकी देखा देखी में बैठ गया था। आज उसका काम करने का दिल नहीं था। अच्छा अच्छा, अब गुस्सा छोड़ो और शादी की तैयारी करो। हाथ सर के पीछे बांधे वो टांगे मेज़ पर टिका चुका था। ताबिश हैरान भरी नज़रों से उसे देखे गया। अल्लाह खैर करे, ये मोहब्बत वाकई में अच्छे अच्छों को गधा बना देती। उसके बैठने के अंदाज पर चोट की तो वो एकदम सीधा हुआ। हाथों से बाल संवारे और फिर जाकर अपनी कुर्सी पर बैठा। वो अक्सर ऐसे बैठने से ताबिश को भी मना करता था। सॉरी, खुशी में पता ही ना चल सका। खपत मिटाने की गर्ज से लैपटॉप खोलकर बिला वजह कीपैड पर उंगलियां चलाने लगा। ताबिश को उसके अंदाज पर हंसी आई थी। फिर वो कुछ सोचते बोला, हाशिर क्या हुआ है, बताओगे? ताबिश के इसरार पर उसने पैड से ज़रा सी नज़र हटाकर उसे देखा। फजर के रिहाब सेंटर से वापसी पर मैंने उन्हें एक तोहफा दिया था और ये फैसला उन पर छोड़ा कि वो उसे कबूल करती हैं कि नहीं। और आज वेट, लेट मी गेस। हाशिर को बीच बीच में रोकता वो तेजी से बोला था, क्या उन्होंने? वो एक पुरस्कार वक्फा दिया था जिस पर हाशिर ने नीचले लबों से मुस्कुराते सर इस बात में हिला दिया था। क्या कह रहे हो? मैं नहीं मान रहा। तुम मजाक कर रहे हो ना? वो बेयकीनी के आलम में बोलता चला गया। और तुमने मुझे बताया तक नहीं? वो ज़रा सा उदास हुआ। कब उसके और हाशिर के बीच इतने फासले आ गए वो समझ नहीं सका था। उसके उदास होने पर हाशिर को कुछ अजीब सा एहसास हुआ। मैं पहले फजर की राय जानना चाहता था इसीलिए, और इतने दिनों से तुमसे राब्ता भी ना हो सका था। मुझे तुमसे खुद राब्ता कर लेना चाहिए था। माहौल में अजीब सी सोगवारी छाने लगी। हाशिर, तुम फजर के मामले में बिल्कुल ठीक थे। मुझे समझना चाहिए कि ये तुम्हारे और फजर के दरमियान की बात है। बल्कि अगर तुम मुझे बताते तो गलत करते। रुक कर उसकी तरफ देखा जो उलझा उलझा सा उसे देखने लगा। तुमने ठीक किया हाशिर, मुझे अच्छा लगा। हर बात दोस्तों से करने वाली नहीं होती। लम्हे का वक़्फ़ा लिया और नज़रें झुका ली थी, लेकिन जब नज़रें पलटी तो इनमें मानी खिल चमक थी। और रही बात मुझे देर से मनाने की, तो इसका बदला तो मैं लूँगा। हम आज तुम्हारे घर पर मूवी देखेंगे, वो भी साइ-फाई। हाशिर अफसरदा सा उसे देख रहा था। उसके ज़हन में अजीब से ख़यालात आ रहे थे। ताबिश इतने से अरसे में क्या से क्या हो गया था। अचानक उसके तासुरात तब्दील हुए। तरस की जगह अब हैरानी ने ले ली थी और अफसरदगी। वो तो अरसों के लिए खैराबाद कहती चलती बनी। बल बल्ला बला के कोई मतलब परस्त इंसान हूँ। तुम्हारा कुछ भी नहीं हो सकता। सफ़ा की तमाम चालें बेकार गईं।
कहते साथ ही वो लैपटॉप की तरफ मुतवज्जा हुआ। हाँ अब ठीक है। ताबे सोफे की तरफ बढ़ा और हाशिर के अंदाज में हाथ सर के पीछे और दोनों टांगें मेज पर रखी थीं। नजरें अब उसी पर थीं जो खुद किसी के ख्यालों में गुम मुस्कुराए जा रहा था। आंखों के सामने वही मंजर लहराया तो लबों पर मुस्कुराहट तारी। ताबिश ने पैंट की जेब में मोबाइल निकाला था और घट घट कुछ टाइप करने लगा। फाइल्स के दरमियान बिस्तर पर बैठी वो लैपटॉप की स्क्रीन को मुनहमिक से देख रही थी। ईमेल्स का हजूम था जो उसे आज इतवार के दिन भी काम करना पड़ा था। आसमानी रंग के लिबास में मलबूस आधे बालों को कैचर में मुकीद किए वो ईमेल्स का जवाब देती रही जब अचानक कोई उसके सामने आकर ढप से बैठा। दरअसल बैठी वो आयरा थी। फजर एकदम से उसके आने पर डर गई। या अल्लाह, तुमने तो डरा ही दिया मुझे। दिल पर हाथ रखा जो धड़के ही जा रहा था। तुम्हें आदत हो जानी चाहिए मेरे इस तरह आने की। आयरा आराम से उसके पलंग पर लेट चुकी थी। अब तो अचानक आओगी तो आदत नहीं, अलबत्ता हार्ट फेल ज़रूर हो जाएगा। वो मसनूई गुस्से से बोली तो आयरा हंसी थी। मान लो फजर तुम डरपोक हो। मैं डरपोक नहीं हूँ। फजर ने निगाहें स्क्रीन की जानिब की। सब छोड़ो, ये बताओ कि ये कहाँ से आया। सवालिया नज़रों से गले में चमकते लॉकेट को देखा तो फजर के लबों पर गहरी मुस्कुराहट आ बसी थी। वही मंजर आंखों के सामने समाया जब वो उसे कबूल कर रही थी। आयरा की जांचती नज़रें चमकते लॉकेट पर जमी थी। ये मुझे हाशिर सर ने गिफ्ट किया। नज़रें लैपटॉप पर जमाए बालों नज़रें लैपटॉप पर जमाए लबों पर बिखेरती मुस्कुराहट को बड़ी दिक्कतों से रोका था। आयरा गुस्से से आगे आई थी। तुम बदल रही हो फजर। वो मुंह बसोरे बैठी तो फजर ने लैपटॉप गोद से उतारा और उसकी जानिब रुख किया था। क्या ये सच में मुझे सर हाशिर ने गिफ्ट किया है। वो आयरा के अंदाज पर हैरान हूँ। वाह भाई वाह, बड़े गिफ्ट कबूल किए जा रहे हैं, वो भी सर हाशिर से। अप्रोच का निरोठेपन से कहने लगी। आयरा, उन्होंने मुझे प्रपोज किया है। वो लैपटॉप बंद करते उसका हाथ थामती बोली। काफ़ी देर दोनों इसी तरह बैठी रहीं। फिर आयरा ने फजर के हाथ पर गिरफ्त मजबूत की थी। तुमने अच्छा फैसला किया। मैं दिल से तुम दोनों के लिए खुश हूँ। वो आंखों में चमक लिए गोया हुई। पर एक खौफ है मुझे। रह रहकर रामिस का ख्याल सताता है। मेरा बच्चा मुझे बहुत याद आता है। मैं उसके साथ कोई नाइंसाफ़ी तो नहीं कर रही ना। उसके जहन में एक वक्त में कई ख्यालात जगह बना रहे थे और वो चाहकर भी अपने फैसले पर खुश ना हो पा रही थी। फजर, मुझे नहीं लगता रामिस के साथ कोई नाइंसाफ़ी होगी। बल्कि अगर रामिस ज़िंदा होता तो तुम्हें ज़िंदगी की तरफ बढ़ता देख खुश होता। तुम ऐसे अकेले सारी ज़िंदगी तन्हा नहीं गुजार पाओगी। पहले रामिस का सहारा था, पर अब वो इस दुनिया में नहीं है। तुमने बहुत अच्छा फैसला किया है। और ये खलिश वक्ती है। कुछ अरसे बाद तो सब कुछ खुद ब खुद ज़ाइल हो जाएगा। ठीक उसी पल दरवाजे की घंटी बजी थी। फजर उठने ही लगी तब आयरा उठी थी। तुम यहीं रुको, मैं देख कर आती हूँ। मैंने रास्ते में आते हुए खाना ऑर्डर किया था, हो सकता है कि वही हो। फजर का जवाब सुने बगैर उठी थी। दरवाजे पर पहुंची तो सामने एक कोरियर वाला खड़ा था। मैम, फजर का घर यही है। आदमी ने अपने सामान में से एक कागज़ निकालते हुए पूछा तो आयरा ने सर हिलाते हुए जवाब दिया। जी यही है। माता शिकन आलू था। इनके लिए किसी ने ये भेजा है। एक स्याह रंग का कागज़ उसकी तरफ बढ़ाया था। आयरा ने वो पकड़ा। किसने भेजा है बता सकते हैं। आंखों में सवाल लिए पूछा तो वो आदमी कहने लगा। समी जुल्फ़िकार की तरफ से है। आप प्लीज़ यहाँ साइन कर दें। एक रजिस्टर और पेन उसके सामने किया तो वो साइन करने लगी। इस आदमी को फारिग करने के बाद अब वो ऊपर थी। फजर ने उसके हाथ में किसी कागज़ को देखा तो पूछ उठी थी। क्या हुआ, कौन था। आयरा ने उसकी जानिब वो स्याह कागज़ बढ़ा दिया था। ये तुम्हारे भाई ने भेजा है। फजर के पूछने से कबल उसने इत्तला दी थी। फजर की आंखों में भाई का नाम सुनते खुशी नजर आने लगी। वो वो नाम पर उंगली फेरते न जाने कहाँ गुम हो गई। जब आयरा ने वापस तवज्जो दिलाई थी। अब खोल पी लो, इसे पता तो चले क्या है। इससे ज़्यादा जल्दी तो आयरा को थी। उसकी बात पर फजर ने अमल करते लिफाफे से एक कागज़ निकाला था। नज़र सीधा खून के धब्बे पर पड़ी। दोनों की आंखें हैरत से फैल गईं। फजर ने मुड़ा हुआ कागज़ खोलकर आंखों के सामने किया। धड़कते दिल के साथ उसने पढ़ने की हिम्मत की थी। शुरू के लफ्ज़ पढ़ते लबों पर मुस्कुराहट रही, लेकिन जैसे जैसे वो इन आखिरी लफ्ज़ों को पढ़ती गई चेहरा लट्ठे की माने सफ़ेद हुआ। सांस बंद होने लगी। आंखें देखने से इनकारी हो गई कि ये कैसे हो सकता है। उसे इन लफ्ज़ों पर यकीन न आया था। नहीं, यह सच नहीं हो सकता। आंखों से आंसू एक के बाद दीगरे बहने लगे। खत उसके हाथ से छूट गया था। हाथ पहलू में गिरा। आंखें शोलाबार हुई थी। आयरा खत उठाती पढ़ने लगी। फजर की आंखों से आंसू के तार से बहने लगे थे। आयरा जैसे जैसे पढ़ती गई उसकी आंखों से भी आंसू बहने लगे। पास बैठी फजर को देखा जो अभी तक इसी तरह बैठी थी। आयरा, बोल दो ये सच नहीं है। बोल दो, मैं बहुत बुरा ख्वाब देख रही। बमुश्किल आंसू पर काबू पाते कहा। उसकी हालत बिगड़ने लगी थी। भाई, ऐसा मेरे साथ कैसे कर सकते हैं। वो तो मेरे सबसे अच्छे दोस्त थे। वो खड़ी हुई और रामिस की
मेज़ के पास पड़ी तस्वीर को उठाते रोते हुए ज़ोर से खुद में भींचा था। फजर, संभालो खुद को, हो सकता है ये झूठ हो। उसने फजर को कंधे से पकड़कर सहारा दिया। सब कुछ झूठ हो सकता है आरय, लेकिन मेरी आंखें वो झूठ नहीं हो सकती। मैं जानती हूँ अपने भाई की लिखाई को। उसकी आंखें आंसुओं से लबरेज थी। आयरा उसे बड़ी मुश्किल से संभाल रही थी। ठीक उसी वक्त फजर दुनिया और माफिया से गाफिल होती चली गई। वो इस वक्त अड्डे पर मौजूद थी। कानों में वही दिलखराज चीखें सुकून बख्श रही थी, मगर वो इन सबको फरामोश किए रही। उसे अब आदत हो चुकी थी, होनी थी, क्योंकि अरसा दराज हुआ वो इस काम में दाखिल की गई थी। शुरू शुरू में वो थोड़ा डरती रही, मगर अब ये जगह उसके लिए सुकून का बायस बन गई थी। लबों पर मुस्कुराहट सजाए, आंखें चमकती चाकू पर थी। मास्क से हमेशा की तरह चेहरा ढका हुआ था। आज वो शिद्दत से किसी खबर की मुंतज़िर थी। तभी हादी अंदर दाखिल हुआ। फॉक्सी की आंखें चमकी थी। हो गया काम मैडम? वो हाथ बांधे सर झुकाए खड़ा रहा। वाह हादी वाह, आहिस्ता आहिस्ता तुम मेरा भरोसा जीत रहे हो। हादी के लबों पर फातिहाना तबस्सुम बिखरा। मुझे लगता नहीं था तुम ये सब आसानी से कर लो। उसने सर उठाकर फॉक्सी की तरफ देखा। मैडम, आप जैसे लोगों की दुआएं हम जैसे लोगों के पीछे हों तो काम आसानी से हो ही जाया करते। तायरी अंदाज में अब्रोज काकर हादी को देखा। मैंने सोचा नहीं था कि तुम समी की जगह बहुत जल्द पुर कर दोगे। इन दिनों इसकी कमी बहुत महसूस हो रही। वो होता तो ज़हन पर गुजरे ज़माने के कुछ मंजर याद आने लगे थे। सर झटका और अपनी बात मुकम्मल की, मगर उसे सज़ा देनी बनती थी। फॉक्सी का साथ मतलब मौत का साथ। इसने तो फिर धोखा किया था, और वो भी मुझसे। न न न, मौत का जायका चखना तो उस पर वाजिब था। उसके हर जुमले पर हादी को जैसे सांप सूंघ गया था। फॉक्सी ने अब मुकम्मल तवज्जो से हादी को देखते कहना शुरू किया। खैर तुमने बताया नहीं कि किस तरह किया वो सब। हादी का सांस कदरे बहाल हुआ था। ये तो आसान था मेरे लिए, बस एक अनजान इंसान के हाथ खत भिजवा दिया। फॉक्सी की मज़ाहकन खेज हंसी सारे में गूंजने लगी। आहिस्ता आहिस्ता मेरे दुश्मन भी जहन्नुम वासिल होते जा रहे हैं। बहुत जल्द वो फजर भी मेरी ज़िंदगी से चली जाएगी, क्योंकि ये एक ऐसी खबर है जिसे वो बर्दाश्त नहीं कर सकेगी। उसकी मौत तो अब यकीनी है, बेचारी। फॉक्सी के कहके के जवाब में वो ज़रा सा मुस्कुरा दिया था। वो आज उससे पहली बार बावर करवा चुकी थी कि अंजाम उसका भी मौत ही है, वो उसका कितना ही वफादार क्यों ना हो। इंशाल्लाह वो दिन ज़्यादा दूर नहीं मैडम, मुझे यकीन है। वो लड़की शक्ल से ही मासूम है। जिस तरह की खबर आपने उसे सुनाई है ना, मुझे नहीं लगता वो ज़्यादा अरसा तक जी सकेगी। हादी को अपनी आवाज़ किसी सुरंग से आती महसूस हुई। हादी की बात पर उसके दिल में सुकून पैदा हुआ। जिस्म में खलबली मची थी। अंदर ही अंदर वो खुश हुई। कंधे से भारी बोझ रखने को था, लेकिन उसे क्या मालूम था कि खुशी बस कुछ पल की थी। असल इम्तिहान तो अब शुरू हुआ था। रात के 10 का वक्त था। घर में अंधेरा छाया हुआ था। ऐसे में बस ऊपर कमरे की बत्ती जलती नजर आई थी। ताबिश सामने रखे लैपटॉप पर कुछ मसरूफ था जब कमरे का दरवाज़ा बजाकर माहरूक अंदर दाखिल हुई और पलंग पर बराजमान हो गई। ताबिश ने कुर्सी का रुख उनकी तरफ किया था और वो इस वक्त घर के आम कपड़ों में था। आप सोई नहीं अभी तक? मारूफ ने उसे देखा, फिर लैपटॉप को। तुम भी तो नहीं सोए? वो आराम से बेड पर बैठ चुकी थी। ताबिश थोड़ा आगे को झुका। मैं तो काम के सिलसिले में जाग रहा हूँ। आप बताएं, आप क्यों जाग रही हैं? तबीयत ठीक है? मारूफ उठी और उसका मारूफ उठी थी और उसका फैलावा समेटने लगी। मुझे नींद नहीं आ रही थी, इसीलिए। ताबिश ने उसके चेहरे की तरफ देखकर जो कुछ परेशान सी थी। आपको कुछ परेशानी है? वो उठकर उनके पास आया, फिर उनके कंधे थामे। खुद को अकेला महसूस कर रही थी बस। फिर पर तुम्हें क्या? आंखों में पैदा होते आंसू बाहर आने के लिए मचलने लगे। ताबिश ने उन्हें अपने साथ लगा ली। मेरी प्यारी अम्मा, मैं हूं ना यहाँ, फिर कैसा अकेलापन? मारूफ उससे जुदा हूँ। तुम सारा दिन तो होते नहीं। ताबिश ने उन्हें पलंग पर बिठाया और उनके कदमों के पास बैठ गई। अब आप चाहती हैं कि मैं सारे काम छोड़कर घर पर बैठ जाऊं? मारूफ ने उसे घूरा तो वो हंसी। मैंने ये तो नहीं कहा। अब कि वो नाराज नजर आने लगी थी। तो फिर आप खुद बताएं कि क्या चाहती हैं? हम आपके हुक्म के गुलाम। वो ज़मीन से उठा और उनके साथ बैठा था। मैं चाहती हूँ तुम शादी कर लो अब, क्योंकि मुझसे अब इस घर की तन्हाई बर्दाश्त नहीं हो रही। ताबिश समझ चुका था ये ड्रामा इसीलिए किया जा रहा। तो आपकी तन्हाई ख़त्म करने के लिए मैं कोई मुलाजमा ले आता हूँ। उसकी बात पर मारूफ ने एक मुक्का उसके बाजू पर मारा तो कराहने की एक्टिंग करने लगे। घर की बहू और मुलाजमीन ज़मीन आसमान का फ़र्क है, अगर पता हो तो। ताबिश हंसने लगा। अब इतनी जल्दी मैं आपके लिए बहू कहाँ से ढूंढूं? वो खिड़की के पास जाकर बाहर झांकने लगा। खूब अंधेरा था, किसी जीरू का नामो निशान तक ना मिला। किसने कहा कि ढूंढो? मैंने तुम्हें बताया था ना, मैं उसे ढूंढ चुकी हूँ। वो भी उसी की तरफ आई। ताबिश को
उसी वक्त वो मंजर याद आया था। क्या इस बात का उसे इल्म है? सवालिया नज़रों से पूछा तो मारूफ नफ़ी में सर हिलाने लगी। मैंने बात करने का सोचा था उसकी माँ से, लेकिन इससे कबल तो मैं तुमसे बात करना चाहती थी। ताबिश सर झुकाया उनकी सुनता रहा। मुझे किसी ने कहा था मैं सबकी ज़िंदगियों को तबाह कर देता हूँ। मुझे सबके मामले में टांग अड़ाने की आदत है, और जब मैंने अपने अंदर की इस खराबी को तलाशा तो किसी हद तक उस शख्स को सही पाया था। खिड़की के बाहर हवा के साथ हल्की हल्की बारिश की फवार ने उसको छुआ। उसने कर्ब से आंखें बंद कर ली थी। और आयरा, अम्मा आयरा बहुत मासूम है। मैं उससे मिला था। वो जैसे मुस्कुरा रही थी, उसकी मुस्कान बहुत कीमती थी। मैं हरगिज़ नहीं चाहता कि मैं उसकी ज़िंदगी बर्बाद करूँ। उसके एक एक लफ्ज़ ने मारूफ को झंझोड़ दिया। वो तो कभी इतना दिल बर्दाश्ता नहीं हुआ था, मगर आज वो काफ़ी मुख्तलिफ लग रहा था। मारूफ ने उसके कंधों को छुआ। जिसने भी ये सब कहा है वो तुम्हें कभी ज़िंदगी में आगे बढ़ता नहीं देखना चाहता। तुम उसे इसके मकसद में कामयाब कर रहे हो। ताबिश ने आंखें खोली, दिमाग ने कुछ वक्त लिया, फिर सब कुछ वाज़ह होने लगा। हाँ, सफ़ा यही तो चाहती थी। वो कभी आगे न बढ़े, और यही तो वो कर रहा था। सोचती नज़रें माँ की तरफ। मुझे कुछ वक्त चाहिए सोचने के लिए। वो जानता था उसके बाद मारूफ उदास हो जाएंगी। ठीक है, वक्त लो। मुझे यकीन है तुम वापस आओगे, और ना आए तो फिर मैं तुम्हें खींचकर ज़िंदगी की तरफ वापस लाऊंगी। तरफ तासुरात के साथ कहा तो ताबिश को वो वाकई पुलिस वाले की बीवी और माँ ही लगी थी। बाकी अगली किस्त में जाने से पहले आप कमेंट में ज़रूर लिखकर बताएं कि आपको ये एपिसोड कैसी लगी, और आगे के एपिसोड के बारे में आपको आपका क्या अंदाज़ा है। मिलते हैं इसके अगले एपिसोड में। अल्लाह हाफ़िज़।